नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राष्ट्रीय विकास और मानवता कल्याण में आईआईटी मंडी का है अहम योगदान। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, बजट सत्र के लिए 25 फरवरी को होगी सर्वदलीय बैठक। नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाए जाने के फैसले का हिमाचल कांग्रेस ने किया स्वागत। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र के विकास और मानवता के कल्याण में आईटीआई मंडी का अहम योगदान है। मुख्यमंत्री जिला मंडी में आईटीआई कमांद के उत्तरी परिसर में संस्थान के 12वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, जो प्रदेश और इस क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में संस्थान ने अभूतपूर्व प्रगति की है और प्रदेश सरकार इस संस्थान में बेहतर संपर्क और अन्य अधोसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह आईआईटी देश के विकास और मानवता के कल्याण की दिशा में बहुमूल्य योगदान दे रहा है और उन्हें आशा है कि राष्ट्र निर्माण में इसका योगदान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मंडी में वर्ष 2009 में स्थापित इस संस्थान ने निरंतर सराहनीय प्रगति की है। वर्तमान में इस संस्थान में लगभग 2000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 100 से अधिक प्राचार्य और कर्मचारी यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में बीटेक, एमटेक कोर्स के अतिरिक्त एमटेक, एमएससी, एमए, एमएस और पीएचडी जैसे विषयों में स्नातकोत्तर कोर्स करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस संस्थान में बेहतर संपर्क और अन्य अधोसंरचना सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान के पास 100 करोड़ से अधिक लागत की शोध परियोजना है, जो किसी भी संस्थान के लिए एक शानदार उपलब्धि है। आईआईटी मंडी को अब तक लगभग 1000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 140 स्टार्टअप बिजनेस को इसने सहयोग प्रदान किया है और स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, उद्यम प्रबंधन, बायोटेक्नोलॉजी, शिक्षा, उत्पादन आदि के लिए संस्थान ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विस्तार कार्यक्रम के तहत आईआईटी मंडी विश्व के उत्कृष्ट संस्थानों और विश्वविद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 50 से अधिक विद्यार्थियों ने विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विस्तार कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी के कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए टिहरी कमान सड़क का सुधारीकरण और स्तरोन्नयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओहल पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी और निर्धारित समय अवधि के भीतर इसे पूरा किया जाएगा। मंडी जिले में प्रस्तावित हरित क्षेत्र हवाई अड्डा से क्षेत्र को बेहतर हवाई संपर्क सुविधा उपलब्ध होने के अलावा क्षेत्र की पर्यटन क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा इस प्रतिष्ठित संस्थान के अध्यापकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 110 करोड़ रुपए के निवेश के साथ विकसित टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संकाय, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। आईआईटी मंडी जो यहाँ कमांद में स्थापित हुआ है, ये हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। और मैं स्वाभाविक रूप से इस बात को मैं कह सकता हूँ, महसूस करता हूँ जो कि इस संस्थान से पूरे प्रदेश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज इसका 12वां स्थापना दिवस है। मैं इस अवसर पर इस संस्थान में सारे सभी जो कार्यरत जो हमारी टीम है, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बधाई देता हूँ
और मैं इस बात को लेकर के भी कहता हूं कि जो IIT मंडी अपने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व भर के उत्कृष्ट संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2013 से अब तक 50 से अधिक छात्रों ने सेमेस्टर विनिमय कार्यक्रम के तहत विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक विस्तार कार्यक्रम में भाग लिया। ये भी अच्छी बात है कि हमारे बच्चों ने यहाँ से बाहर जा कर के भी जो है इस इंस्टीट्यूट की एक पहचान बनाने के लिए जाकर के दूसरे संस्थानों में जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा का वो दिया है, परिचय दिया है, उससे स्वाभाविक रूप से हमारे लिए प्रसन्नता प्राप्त होती है। टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च, ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो है जैसे IIT या हमारा यहाँ मंडी का है, तो जहाँ ये इंस्टीट्यूशन जो है इसको अपना सहयोग दे करके जो है सोसाइटी को अपना एजुकेट करके एक माहौल बना करके एक सारी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमारे बच्चे लेकिन नए इनोवेशन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए विजन के साथ काम करके आगे बढ़े हैं, और जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप देखेंगे कि भी जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाला समय में होगा हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। और ऐसी चीज़ों की ही उम्मीद हम जो है से इंस्टीट्यूशन से करते हैं। इंस्टीट्यूशन की सफलता के लिए अपनी ओर से कामना करता हूँ, और मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूँ कि जो भी बेस्ट पॉसिबल कोऑपरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो यहाँ इस इंस्टीट्यूशन के लिए चाहिए वो दिया भी गया है, और आने वाले समय में भी जितने कंट्रीब्यूशन की जो ज़रूरत रहेगी, जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता रहेगी, वो हम उसके लिए उपलब्ध है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन अब हमारा प्रदेश का एक प्राइड है, हमारे लिए एक जो है गर्व का विषय है। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने IIT मंडी के उत्तरीय परिसर स्थित केंद्रीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया, जिस पर 9 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी में लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक को 7 करोड़ रुपए की लागत की 128 स्लाइस सीटी स्कैन और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत की सीलिंग माउंटेड एक्सरे मशीन समर्पित की। इस अवसर पर विद्यार्थियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सीटी स्कैन मशीन पूरे क्षेत्र में सबसे आधुनिक मशीन है। उन्होंने कहा कि यह मशीन प्रदेश के मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा जिलों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान सराहनीय सेवाएं प्रदान की है। यह महाविद्यालय लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में भी इस क्षेत्र का उत्कृष्ट महाविद्यालय बनकर उभरा है। प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए 45 करोड़ रुपए की परियोजना प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर कैंसर देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा संस्थान में 6 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से कोविड-19 मेकशिफ्ट अस्पताल स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के दंत चिकित्सा विभाग को 94 लाख रुपए की लागत की TMT, EHCO, ब्रोंकोस्कोप चिकित्सा उपकरण और 47 लाख रुपए की लागत की CBCT और एक्सरे मशीन स्थापित की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 20 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में 17 बैठकें होंगी। बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में विधानसभा सचिवालय में 25 फरवरी को सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को बजट पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। आगामी 26 फरवरी से शुरू हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के लिए 25 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जहां सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, तो वहीं विपक्ष के नेता के साथ ही माकपा के एकमात्र ठियोग के विधायक राकेश सिंघा भी उपस्थित रहेंगे। शिमला स्थित विधानसभा में पत्रकार दीर्घा के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक के उपरांत मीडिया से मुखातिब विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि इस बार बजट सत्र 26 फरवरी से 20 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 17
बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिस पर 1 मार्च से चर्चा का दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 6 मार्च को मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत करेंगे। परमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी, जिसके चलते उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही देखने आने वाले आगंतुकों से इस बार सत्र में न आने की अपील भी की है। यदि कोई प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखना चाहेगा तो उसके लिए परिसर में अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विधानसभा के सभी प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है। परमार ने सभी विधायकों से अपनी बात शांति से रखने व विधानसभा की गरिमा बनाए रखने की भी अपील की। बजट सत्र जो है वो 26 तारीख से शुरू होगा और ये 20 मार्च तक चलेगा। 17 इसमें नियमित बैठकें होंगी। 26 तारीख को माननीय गवर्नर महोदय अभिभाषण के रूप में इस सदन में अपनी बात रखेंगे। तदोपरांत 1 मार्च के बाद उस पर चर्चा होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 6 तारीख को बजट की प्रस्तुति करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक जो जानकारी मिली है उसमें हमारे विधायकों ने अपने विधानसभा से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना के जो नियम हैं उनकी पालना हम करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश के लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहते हैं, यहाँ एक अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सत्र के उपरांत वो अपनी बात रख सकते हैं। सर्वदलीय बैठक कल है, उस बैठक में हम विधानसभा ठीक ढंग से चले, व्यवस्थित रूप में चले। मुझे सत्र को चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का विशेष रूप से सहयोग मिले, वो अपनी बात को रख सकते हैं, बस इस शर्त के साथ नहीं कि इस माननीय सदन का माहौल खराब हो। ये मैं उनसे सहयोग की अपील करता हूँ। नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर करवाए जाने के प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले का प्रदेश कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि वह नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने की मांग काफी समय से कर रहे थे, जो अब पूरी हुई है। राठौर ने आरोप लगाया कि हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज चुनावों में भाजपा ने पिछले दरवाजे से भर्तियां कर लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया है, लेकिन अब नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होंगे, जिससे निश्चित तौर पर दल बदल पर लगाम लगेगी। राठौर ने कहा कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उतरेगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम चुनाव को पार्टी चिन्ह पर करवाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। शिमला में मीडिया से मुखातिब कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पूर्व में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं में भाजपा ने धन बल का प्रयोग कर अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्तियां की, लेकिन पार्टी सिंबल पर चुनाव घोषित होने से अब इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लग सकेगी। वहीं 27 फरवरी को कसौली में होने वाली पार्टी आलाकमान की बैठक में फतेहपुर उपचुनाव, नगर निगम चुनाव व 2022 के चुनावों में भाजपा को सत्ता से उखाड़ने जैसे विषयों पर चर्चा किए जाने की जानकारी दी। वहीं कुलदीप सिंह राठौर ने आगामी बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा सदन के अंदर जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, ऐसे में उन्हें सरकार के बजट से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। राठौर ने आगामी समय में महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की बात कही। हिमाचल सरकार ने पिछले दिन मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया है कि जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव पार्टी चिन्ह पे होंगे। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की मांग थी और मैं तो बार बार हर मंच से ये बात करता रहा, ये मांग उठाता रहा कि हिमाचल में जो भी स्थानीय निकायों के चुनाव है वो भी पार्टी चिन्ह पे होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। अब सरकार अगर नगर निगम के चुनाव चिन्ह पे कराती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। अब जो ये चुनाव नगर निगम के पार्टी चिन्ह पे होंगे, निश्चित तौर पे इसमें दल बदल पे लगाम लगेगी, क्योंकि दल बदल के लिए एक निश्चित संख्या की ज़रूरत है, जिसे जुटाना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है करेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने तो मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार कराई, कल पांडिचेरी में भी अल्पमत में आए, इसी तरह गोवा में भी इन्होंने ये खेल खेला। लेकिन काफ़ी हद तक अगर
ये लगाम लगेगी अगर ये चुनाव जो है पार्टी चिन्ह के आधार पर होंगे। इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल है। ये पर्यवेक्षक सब अपनी अपनी क्षेत्र में जाकर पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इन चुनावों में स्वच्छ छवि के और अच्छे उम्मीदवार उतारें ताकि इन 4 निगमों में हम जो है अच्छा नेतृत्व दे सके। ये हमारा प्रयास जो है रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर हिमाचल प्रदेश को इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिनमें 1 राज्य स्तरीय पुरस्कार और 3 जिला स्तरीय पुरस्कार शामिल हैं। बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश के जल शक्ति और राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को ये पुरस्कार प्रदान किए। हिमाचल प्रदेश ने उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी भूभाग वाले क्षेत्रों की श्रेणी के अंतर्गत भौतिक सत्यापन और शिकायत निवारण में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी भूभाग वाले क्षेत्रों की श्रेणी के अंतर्गत राज्य के 3 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस अवसर पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जाता है, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सभी राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने अधिकतम 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आगामी 26 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में बजट 2021 पेश करेंगे, जिसमें केवल मात्र जुमले होंगे। इसके अलावा उनसे कोई और उम्मीद नहीं है। ये कहना है शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह का। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की शिमला ग्रामीण की बैठक के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश की जयराम सरकार को हर क्षेत्र में विफल करार दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार की सिर्फ एकमात्र उपलब्धि है कि सरकार ने प्रदेश को पूरी तरह कर्ज तले दबा दिया है। विक्रमादित्य ने कहा कि अब जयराम सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बैठक का आयोजन आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति बनाने, संगठन को मजबूत करने और पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बात सुनने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रहकर क्षेत्र का एक समान विकास किया है और जनता से जुड़े हर मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर सरकार के समक्ष उठाया है। उन्होंने भाजपा को जनविरोधी सरकार करार देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आने वाले विधानसभा चुनावों में निश्चित तौर पर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है और बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा रहा है। विक्रमादित्य ने कहा कि आगामी 6 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं। इससे पहले भी 3 दफा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश में ना तो एयरपोर्ट बने हैं और ना ही नेशनल हाईवे। वहीं प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। हिमाचल कर्ज तले दबता जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि यह सरकार हर क्षेत्र में नाकाम साबित हुई है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के नगर निगमों में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया। जो आगामी 2022 के हमारे विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके मद्देनज़र संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे सभी पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनने के लिए और ज़मीन स्तर पे पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए आज की बैठक का विशेष रूप से हमने आयोजन किया है। क्योंकि आपने देखा पीछे हमारे पंचायती राज के चुनाव हुए, ज़िला परिषद के चुनाव हुए, नगर निकायों के चुनाव हुए और सभी इस इलाके के लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति एक बड़ा अच्छा रुझान रहा। हमने पंचायत समिति में अपने अध्यक्ष बनाए, नगर परिषद में अपने अध्यक्ष बनाए, अधिकतर ज़िला परिषद हमारे जीत कराएँ। शिमला जिला में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने ज़िला परिषद के। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान हमें ज़मीन स्तर पे देखने को मिल रहा है और हमने भी विधायक रहते हुए समान विकास इस इलाके में करवाने का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, हालांकि मैं पहली बारी विधायक बना, हमने कभी भी जो है केवल पार्टी विचारधारा पे विकास कार्य को सीमित नहीं रखा। हमने सब इलाके में जाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
के सोच के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, जो हमसे हो सका, चाहे वो विधायक प्राथमिकता के माध्यम से हो, चाहे वो विधायक निधि के माध्यम से हो, चाहे वो विधानसभा में आवाज़ उठाने के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष, मंत्रियों के समक्ष आवाज़ रखने की बात हो, हमने उस चीज़ का प्रयास किया है और निश्चित तौर से उसका अच्छा रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है। मगर मैं समझता हूं कि जब लड़ाई लड़नी पड़ती है और जब ज़मीन स्तर पर जाना पड़ता है तो उसके लिए एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हमारी पूरा संगठन, हमारा पूरा जो परिवार है उसको हमें मजबूत करना है। जो हमारा संगठन का ढांचा है उसे हमने मजबूत करना है और आज उसी के लिए इस बैठक को रखा गया है, ताकि हम आने वाले समय में अपनी बूथ कमेटियां, हमारी पंचायत कमेटियां, उनको हम बनाएं, उनके साथ रेगुलर हमारे इंटरेक्शंस हो। समय समय पर हर महीने में अलग अलग जोन में जाकर अपने जो हमारे पंचायत और बूथ के कमेटी के लोग बनेंगे उनसे हम बैठक करेंगे। वहाँ के जो ज़मीन स्तर की समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको हम सुनेंगे, समझेंगे और उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मैं ये विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगले विधानसभा के चुनावों में शिमला ग्रामीण ही नहीं मगर पूरे शिमला जिला में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और हम कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर चुनकर आए युवा प्रतिनिधि अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकास और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सदैव सक्रिय व अग्रणी होकर कार्य करें। यह बात उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जिला में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर नवनिर्वाचित युवा प्रधान, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला एवं जागरूकता शिविर की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि युवाओं में अधिक ऊर्जा का संचार रहता है और सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि जमीन से जुड़े होने के कारण अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और उसकी पूर्ति के लिए तत्परता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिनिधि अपनी बैठकों में क्षेत्र के मामलों को प्रभावी रूप से उठाकर उसके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करें। वहीं इस संबंध में अगर जिला प्रशासन द्वारा सहयोग की आवश्यकता हो तो अवश्य सूचित करें। शिमला के समर हिल चौक पर शहीदे आजम भगत सिंह और बालूगंज चौक पर विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित न होने से गुस्साए डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने सरकार और नगर निगम पर निशाना साधा है। आरोप लगाया कि सरकार और भाजपा शासित नगर निगम जानबूझकर प्रतिमा स्थापित करने में देरी और टाल मटोली कर रहा है। डीवाईएफआई का आरोप है कि इस पूरे मामले में सरकार राजनीति कर रही है। भारत की जनवादी नौजवान सभा से जुड़े युवाओं ने कहा कि वर्ष 2013 से डीवाईएफआई इस मांग को उठा रही है। नौजवान सभा से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि शिमला के रिज मैदान के साथ लगते पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका डीवाईएफआई स्वागत करती है। लेकिन भगत सिंह और विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने में राजनीति की जा रही है, जिसका डीवाईएफआई कड़ा विरोध करती है। इस मांग को लेकर डीवाईएफआई का एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम महापौर को ज्ञापन सौंपने गया था, लेकिन पूर्व में सूचित करने के बावजूद भी नगर निगम महापौर के कार्यालय में मौजूद न होने से डीवाईएफआई कार्यकर्ता भड़क गए। आरोप लगाया कि भाजपा शासित नगर निगम मामले पर राजनीति कर रही है और जानबूझकर इस मांग की अनदेखी की जा रही है। इन मूर्तियों के नाम पे जो राजनीति हो रही है, आप सब लोग जानते हैं। हमें बोला जा रहा है कि ये मूर्तियां अभी तक सरकार द्वारा मान्य नहीं की गई है। हम पूछना चाहेंगे कि 3 महीने के अंदर जो ये नगर निगम पहले बोलता था कि शिमला शहर के अंदर मूर्ति नहीं ले सकती है, किसी सरकार की मान्यता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो मूर्ति रिज के ऊपर लगा है, हम सम्मान करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति रिज के ऊपर लगी है, पर सिर्फ भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगाने के लिए तो शिमला के अंदर अड़चन है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की मूर्ति लगानी है या भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को आना है, तब रिज के ऊपर भी मूर्ति लगेगी और रिज के ऊपर भी खुली छूट मिलेगी। इससे साफ झलकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा काम हो रहा है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी की, विवेकानंद जैसे विचारिक आदमी की मूर्ति लगाने के लिए ये लोग मना कर रहे हैं और सिर्फ किस बात को लेकर के, क्योंकि संघ की राजनीति में इन लोगों को मान्यता नहीं दिया है और नगर निगम के अंदर जो हालात नगर निगम के बना दिया है, इससे साफ झलकता है कि ये जो शिमला शहर का नगर निगम है ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए है। इसके अंदर आम जनता की कोई भी आवाज नहीं सुनी जा रही।
दलितों पर लगातार बढ़ रहे हमलों व उनकी निजी संपत्ति को पहुंचाए जा रहे नुकसान के मामलों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाने व दलितों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से दलित शोषण मुक्ति मंच की राज्य कार्यकारिणी की बैठक शिमला में आयोजित की गई। बैठक में जहां दलितों पर हो रहे हमलों में शामिल दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस महानिदेशक से मिलने का फैसला लिया गया, तो वहीं सरकार द्वारा SC/ST कंपोनेंट प्लान को बंद करने के फैसले के खिलाफ भी आवाज उठाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। आज हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच की राज्य कमेटी की एक बैठक हो रही है। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, अभी जो हाल ही में आए दिन दलितों के ऊपर जो अत्याचार और हमले बढ़ रहे हैं, उनकी निजी संपत्तियों को तोड़कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने रोहडू के अंदर देखा, अर्की के अंदर देखा कि किस प्रकार रोहडू के अंदर एक दलित परिवार को पीटकर, उसके घर को तोड़कर उसकी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इसी संदर्भ में आज दलित शोषण मुक्ति मंच की जो राज्य कमेटी के सदस्य आज DGP महोदय से मिलेंगे और उन्हें इस विषय के बारे में अवगत कराएंगे कि उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ ये हादसा हुआ है और जिन्होंने ये हादसा किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें सज़ा, जो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जो सज़ा बनती है वो दी जाए और जो पीड़ित पक्ष को राहत राशि जो प्रदान की जाए। और दूसरा, आज जो प्रदेश की सरकार ने अभी SC/ST कंपोनेंट को प्लान जो SC वर्ग के लिए जो होता है, SC और ST वर्ग के लिए, उसको बंद करने की जो साजिश की है और एक नया नाम से जो अनुसूचित जाति कल्याण समिति के नाम से कुछ एक नया प्लान जो उन्होंने बनाने की योजना की है, वो एक तरीके से SC/ST कंपोनेंट प्लान को बंद करने की साजिश है। क्योंकि SC/ST कंपोनेंट प्लान के अंदर जनसंख्या के आधार पर बजट दिया जाता था। पहले ही जो SC/ST कंपोनेंट प्लान का जो बजट होता था वो सरकारें सही तरीके से खर्च नहीं करती थी और जिससे दलित वर्ग को फायदा नहीं पहुंचता था। दूसरा, जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, वो छात्रवृत्ति घोटाला अभी उसकी जांच चल रही है। उसका भी अभी जो छात्र दलित वर्ग के छात्र हैं उनको भी छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो छात्रों की छात्रवृत्ति को बहाल किया जाए और SC/ST पर जो दिन प्रतिदिन हमले बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जाए और जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं या हमले दलितों पर करते हैं, एट्रोसिटी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए। नगर निगम शिमला 25 फरवरी को 2021-22 के लिए अपना वार्षिक बजट पेश करने जा रहा है। ऐसे में शहर वासियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बीच लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में लोगों को नगर निगम के बजट से आर्थिक राहत मिलने की आशा है। शहरवासियों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान आए पानी व कूड़े के भारी भरकम बिलों को माफ कर जनता को राहत प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न वार्डों में पार्किंग, सड़क और पेयजल की समस्याओं का भी समाधान किया जाए। भाजपा शासित नगर निगम द्वारा पेश किए जा रहे वार्षिक बजट से शहरवासी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोगों ने नगर निगम से बजट में सड़क, स्वास्थ्य, पार्किंग और पेयजल जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की मांग की है। शहरवासियों का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान आए कूड़े व पानी के भारी भरकम बिलों पर राहत दी जानी चाहिए। कहा कि लोगों को गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग उपलब्ध करवानी चाहिए। हर वार्ड को एम्बुलेंस रोड से जोड़ा जाना चाहिए व लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र, पार्क और स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं शहरवासियों का कहना है कि शहर में चल रहे अन्य विकास कार्यों में भी तेजी लाई जानी चाहिए। शहर के बीच में कम से कम एक कूड़ा और एक जो आपका पानी के बिल, इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ कोरोना काल में जो है आपका जितना भी टाइम निकला है उस समय में कूड़े के बिल जो माफ़ करने के लिए कहा गया था वो भी माफ़ नहीं हुए हैं। और आपका पानी के जो बिल आज की डेट में जब से कंपनी के अंडर जो ये दिया गया है, इसके बीच में पानी के जो बिल है बहुत ज़्यादा एक्सेस आने लगे हैं। थोड़ा उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी तो एक तो पानी के जो बिल हैं 40-40 हज़ार रुपये एक घर का पानी का बिल आ रहा है, जो कि पहले नहीं आते थे। एक इन्होंने एज अ मॉडल कंपनी को दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास दिया जाए, लेकिन वो एक तरह से हमारे को ऐसा लगता है कि वो फेलियर साबित हुआ। तो MC को दोबारा से अपने पास लेके तो सबसे बड़ी राहतें देनी चाहिए। 1 साल का कोरोना काल निकल गया, लोगों की दुकानें कईयों की बंद हो गई, रोज़ कमाने खाने वाला उसके ऊपर इतना भार पड़ा है और उसके भी पानी के बिल वही 25-30 हज़ार नहीं आता है तो नल बंद कर देते हैं, मीटर प्लग कर देते हैं। तो उसके ऊपर राहत दें। एक कूड़े के बिल जो थे, जो इन्होंने बहुत पहले किया था, हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ बातें ही बातें हैं। नगर निगम से लेके आपकी बाकी सरकार के भी ये सेम इनका चला हुआ है। जहाँ जहाँ भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, जो भी है, ये वही कर रहे हैं।
लोगों को राहत देने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। कि मैं क्लीनी वार्ड शिमला से ही बिलोंग करता हूँ, वहाँ का मैं लोकल मेरा अपना रेजिडेंस है वहाँ पे। तो मेनली मेरा ये कंसेप्ट है कि वहाँ का अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे जो मेनली इशू हमें फेस करने पड़ते हैं, वहाँ पे सबसे पहला जो डिस्पेंसरी नहीं है वहाँ पे, जो सबसे एक पहला मेन इशू है डिस्पेंसरी का। ऐसे वहाँ पे फर्स्ट एड भी अगर इन केस एक्सीडेंट या फिर कुछ ऐसा केस हो जाए तो ऐसी फर्स्ट एड जैसी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। शिमला ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को घर द्वार दंत चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आईजीएमसी डेंटल कॉलेज द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जाएंगे। डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशु गुप्ता ने बताया कि ग्रामीण लोगों के लिए यह सुविधा अप्रैल माह से शुरू की जाएगी, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन मार्च के अंत तक 2 बसों को खरीदेगा, जिसमें एक बस आउटसोर्स पर ली जाएगी। इसके लिए ऑफिशियल अप्रूवल भी मिल चुका है। वहीं टेंडर डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज किया जा रहा है। जैसे ही ये बसें मिलेंगी वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की एक टीम द्वारा लोगों का इलाज किया जाएगा। बता दें, इन बसों में डेंटल चेयर समेत अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। भी इस विषय पर चर्चा हुई थी और हमारे को अब ऑफिशियल अप्रूवल आ गई है इसकी, और अभी हम वर्तमान में इसका जो टेंडर प्रोसेस है उसका टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनलाइज कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 सप्ताह में ये, क्योंकि ये टेंडर हम पहली बार कर रहे हैं तो इसमें हम नहीं चाहेंगे कि बाद में कोई भी समस्या आए। और क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट तो है जो बस एज ए व्हीकल के हिसाब से यदि आप गाड़ी की बात करें, और दूसरा कंपोनेंट है जो गाड़ी के अंदर हमने चीज़ें लगवानी है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं, जैसे मोबाइल डेंटल वैन के विषय में हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर चेयर्स लगती है, उसके अंदर एक्सरे यूनिट लगता है, उसमें साउंड सिस्टम वगैरह जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, उसमें जनरेटर उसका अपना होता है, उसके अलावा पानी का टैंक होता है, सिटिंग स्पेस होती है। तो वो सब चीज़ें हमने फाइनलाइज करने के अभी जो प्रोसीजर है वो उसका चला हुआ है। और मुझे विश्वास है कि हम आने वाले समय में शीघ्र इसका पहले तो टेंडर डॉक्यूमेंट हमें फाइनलाइज करना है, उसके बाद हम इस टेंडर को अपलोड करेंगे, और अपलोडिंग के बाद हमें पता चलेगा कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आगे की प्रक्रिया क्या रहती है और कैसे रहती है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।